आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने और सुनाने के लिए भी कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए। क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी भी घटती हैं हमारे समाज में। बहुत से लोग इस कहानी को सुनते भी हैं और बहुत से लोग इन जैसी कहानियों को पढ़ते भी हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, आप लोगों ने एक श्रद्धा मर्डर केस जरूर सुना होगा, जो आफ्ताब पुणे वाला रहता है, जो श्रद्धा का मर्डर करता है और फिर कई महीनों तक उसकी लाश को जंगलों में फेंका करता था। लेकिन उससे भी हट के एक और कहानी सामने आई है, जहाँ पे एक 56 साल का आदमी एक 34 साल की महिला के साथ में इतना कुछ अलग करता है कि जब पुलिस उस रूम में घुसती है जहाँ से स्मेल आ रही होती है, जब पुलिस को शक होता है और वहाँ के आजू बाजू जो लोग रहते हैं, तो कुछ लोग तो पहले ही उल्टियाँ कर देते हैं। लेकिन जब अंदर जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं तो सब के सब डर जाते हैं। क्योंकि अंदर जाने के बाद कुछ टब और बाल्टी नज़र आता है, एक तवा नज़र आता है और एक कुकर नज़र आता है, और वहीं पे छोटे छोटे इंसानी मांस के टुकड़े भी नज़र आते हैं। अब जितने लोग भी वहाँ पे अंदर गए होते हैं उसमें तो कुछ पहले ही भाग जाते हैं। तो चलिए इस पूरी घटना को अपनी कहानियों के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मुंबई से शुरू होती है। मुंबई मीरा रोड पे ही एक सोसाइटी होती है। उस सोसाइटी का नाम गीता आकाश दीप अपार्टमेंट रहता है। वहीं पे 7 मंजिला इमारतें होती हैं और एक एक मंजिल पे 4-4 फ्लैट बने होते हैं। उसी 7 मंजिला इमारत पे एक 7वें मंजिल पे 4 फ्लैट होता है और 4 फ्लैट में 701, 702, 703 और 704 फ्लैट नंबर होते हैं। सोमवार का दिन होता है, सुबह सुबह जब आजू बाजू के पड़ोसी लोग सो के उठते हैं, तभी फ्लैट नंबर 703 निकलता है और निकलने के बाद उसको बहुत अजीब तरह के गंध आ रही होती है। जब गंध उसको आ रही होती है, यानी कि स्मेल आ रही होती है, तो उसको समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करे। लेकिन वो अपने माँ से कहता है कि माँ, लगता है किसी ने किसी को मार के कुछ किया है, इसीलिए ऐसा सब आ रहा है। अब उसकी माँ बोलती है कि तुम ज़्यादा न्यूज़ देखते हो और तुम इसी बारे में ज़्यादा समझते हो, इसके लिए तुमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि उसी कुछ टाइम पहले ही आफ्ताब पुणे वाला ने एक लड़की श्रद्धा जो होती है उसके कई टुकड़े करके और महरौली के जंगलों में फेंक दिया रहता है। लेकिन उसके बाद एक दिन और बीत जाता है, मंडे से ट्यूसडे हो जाता है। फिर आजू बाजू में जितने भी मतलब और रहता है फ्लैट 702, 701, इन लोग को भी वो लोग बोलते हैं और तीनों घर धो दिए रहते हैं, तीनों घर देख लिए रहते हैं। तीनों घर में कोई चीज़ नहीं रहता। यहाँ तक कि लास्ट में जब छत पे जाके भी वो लोग सब चीज़ देख रहे होते हैं और नीचे भी खबर आ गई होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो भी मतलब जिम्मेदार लोग रहते हैं, कि एक अजीब सी स्मेल आ रही है 7वें मंजिल पे और उस बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ही अजीब तरह की आ रही है। अब 1, 2, 3 ये सब हो गया रहता है, बस उसमें का 704 नंबर जो फ्लैट रहता है उसको देखना बाकी रहता है। अब जो 703 में एक लड़का होता है वो निकलता है और जाने के बाद 704 जो होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है और दरवाज़ा पीटने लगता है। अब दरवाज़ा पीटते पीटते लगभग कुछ टाइम हो जाता है, लेकिन उसको अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तभी अचानक उसको परफ्यूम की महक भी आने लगती है, यानी कि सेंट का। अब उसको समझ में नहीं आता है कि तभी से तो स्मेल की मतलब बदबू ज़्यादा आ रही थी इस रूम से, इस घर से, इस फ्लैट से। अभी यहाँ सेंट और मतलब ये सब कहाँ से आ रहा है। तभी उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और जब आदमी निकलता है तो 703 नंबर वाला कमरे वाला उससे कहता है कि देखिए ना, कई दिनों से मतलब बहुत ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही है, लग रहा है कि आपके घर में कुछ हुआ है, तो इसके लिए स्मेल आ रही है। तब वो बोलता है कि देखो, मैं जल्दी जल्दी में जा रहा हूँ ऑफिस काम करने, कुछ मरा होगा तो मैं शाम को आके देख लूँगा। अब वहाँ से रूम बंद करता है, 704 वाला जो रहता है वो वहाँ से निकल जाता है।
अब जो लड़का रहता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मतलब अभी तो स्मेल आ रहा था, फिर खुशबू आ रहा था, ये ऐसा आदमी है। मैं इसको बोला भी तो ये उसको सीरियसली नहीं लिया और ये काम पे चला गया, बल्कि हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के घर से आ रहा है क्योंकि यहाँ मैं खड़ा हूँ। तो अब वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड और जितने भी जिम्मेदार लोग रहते हैं सबको बताता है कि देखिए 704 रूम नंबर कमरे में मैं गया था और वहाँ से एक आदमी निकला और ऐसा ऐसा बोल के चला गया, लेकिन उसके घर में कुछ ना कुछ हुआ है। और जो पहले का श्रद्धा मर्डर केस चल रहा था सबके बारे में सबको पता था, तो इन लोग को बताता है कि शायद उस घर में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अब जो जिम्मेदार लोग रहते हैं तुरंत तो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घर में ताला लगा रहता है, लेकिन पुलिस वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन लोग को गवाह बनाती है और गवाह बनाने के बाद ताला तोड़ती है और उस फ्लैट में चली जाती है, यानी कि 704 नंबर में। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल होती है तो बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जाने के बाद फिर से मतलब हॉल में जाती है। हर जगह फिर फ्रिज भी खोलती है क्योंकि उन लोगों को शक रहता है कि फ्रिज में कुछ ऐसा तो ये इसने नहीं रखा है जिसके लिए इतना स्मेल आ रहा है। तो जैसे आम ज़रूरतें रखे रहती है सामान वैसे ही रहता है। लेकिन लास्ट में जब ये लोग किचन में जाते हैं तो किचन में जाने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किचन में जाने के बाद देखते हैं कि एक तवा रखा हुआ है गैस पे, एक कुकर रखा हुआ है और तवे के आजू बाजू में छोटे छोटे इंसानी टुकड़े पड़े हुए हैं और कुछ तवे पे भी लगे हुए हैं और तवा के बगल में ही 2 चम्मच भी रखे हुए हैं और नीचे भी 2 टब है और एक बाल्टी है प्लास्टिक के। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये किस चीज़ का गोश है। तभी अचानक उस जो बाल्टी रहता है उसमें से एक पैर जैसा नज़र आता है, लेकिन वो दूसरे कलर में बदल गया रहता है। इन लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब उसके बाद फिर से पुलिस अच्छे से उस घर की तलाशी लेती है, लेकिन जब दूसरी बार तलाशी लेती है तो पुलिस को एक औरत का यानी कि लेडीज़ का एक चोटी मिलता है, जो चोटी एकदम सर से कटा होता है। अब पुलिस को समझने में देरी नहीं लगती है कि शायद किसी न किसी महिला के यहाँ पे खून हुआ है और उसी की ये चोटी है और हो ना हो उसी के ये टुकड़े हैं जो गैस में, कुकर में और तवे पे लोग रखे हुए हैं। अब पुलिस इधर सब चीज़ देख ही रही होती है, तभी जो 704 नंबर कमरे में मतलब फ्लैट में रहता था उसका नाम मनोज रहता है। मनोज नीचे घुसता है। नीचे घुसने के बाद जैसे ही वो अंदर सीढ़ियों पर जाते लगता है तभी उसको नज़र पुलिस की गाड़ियों पड़ जाती है। अब मनोज को समझने में देर नहीं लगती है कि शायद पुलिस को कुछ पता चल गया। मनोज वहाँ से भागने लगता है। अब जैसे ही मनोज भागने लगता है तो नीचे भी सब लोग उसको पकड़ लेते हैं कि मनोज के रूम में पहले से पुलिस वाले गए हैं। अब मनोज को पुलिस वाले फिर नीचे आके पकड़ लेते हैं, उन आदमियों से ले लेते हैं। अब मनोज को उस रूम में लेके जाते हैं और रूम में लेके जाने के बाद फ्लैट बंद कर देते हैं और सब आदमी को बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर जो जुर्म हुआ है, कहीं पर मतलब कुछ हुआ है तो खुद अपराधी को साथ में लेके जाकर पूछा जाता है तुमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था। अब जैसे ही मनोज को अंदर लेके जाते हैं मनोज से पूछते हैं बताओ ये किसकी क्या है, मतलब ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं या क्या है बताओ। वो बताता है कि साहब मेरी पत्नी एक रहती थी जिसका नाम सरस्वती होता है और मैं एक दिन घर पे नहीं आया, वो मेरे पे शक करती थी और इसीलिए वो जहर खा के मर गई थी, यानी कि सुसाइड कर ली थी। अब जैसे ही मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैं देखा कि वो मर गई है तो मैं डरने लगा और डरने लगा तो मैं अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन मैं आफ्ताब पुणे वाला का देखा था जिससे वो उसने किया था, मैं उसी से उसका आइडिया लिया और मैंने भी उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और मैंने इसको मतलब इस चीज़ में कर दिया। और कुछ जो टुकड़े थे लाश के उसको मैं पहले कुकर में उबालता था, फिर उसको तवे पे मतलब भूनता था, भूनने के बाद उसको ले आकर किधर न किधर फेंक देता था। अब पुलिस को उसने जो कहानी बताई उसमें ये था कि मतलब पत्नी पहले से ही जहर खा के मर गई थी और मैं बचने के लिए ऐसा किया था। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। पुलिस उसको लेके जाती है और अदालत में कोर्ट में पेश करती है और वहाँ से उसकी कस्टडी लेती है। अब कस्टडी लेने के बाद मनोज से अच्छे से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन तब जाके मनोज एक दिन थोड़ा थोड़ा सच्चाई बताने लगता है। मनोज बताता है कि हम लोग लगभग कई साल पहले यहाँ पे मिले थे। तभी मनोज बताने लगता है कि मेरा घर
बोरीवली में था और मेरा वहाँ पे घर भी था। मैं जो घर था उसको मैं किराए पे दे दिया और किराए पे देने के बाद मैं खुद यहाँ पे भाड़े पे रह रहा था और मैं एक राशन की दुकान पे काम करता था। अब राशन की दुकान पे काम कर कर के मैं कैसे भी खर्चा वर्चा चलाता था और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीता था। लेकिन जब ये राशन की दुकान पे काम करता था वहाँ पे, उसी टाइम उसकी एक लड़की से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम सरस्वती होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये रहता है कि लगभग जो ये मनोज रहता है उसका उम्र 40 या 42 साल रहता है, मतलब 2008 में, और जो लड़की रहती है उसका लगभग 19 या 20 साल रहता है। उसके बाद मनोज उससे थोड़ा थोड़ा दोस्ती करता है, फिर बात दोस्ती लव में बदल जाता है। फिर मनोज बोलता है कि हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे जब ये लोग दोनों जाते थे तो जो सरस्वती थी वो सरस्वती किसी को बताती नहीं थी, वो बताती थी ये मेरा मामा लगता है। क्योंकि जो सरस्वती थी वो बेचारी अनाथ थी, उसकी और 3-4 बहनें थी, वो लोग अनाथ आले में रहते थे। उसके बाद वो इस मनोज के साथ में रहते थे। लेकिन मनोज ने बताया था कि हम लोग लिव इन में नहीं थे, हम लोग शादी कर लिए थे चोरी चुपके से, और ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन सरस्वती की बहनें जानती थी। अब उसके बाद वो बताता है कि हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे रहने लगे। लेकिन शायद 2023 में ही लास्ट चल रहा था, जब अक्टूबर या नवंबर, उसी टाइम शायद उसकी जॉब चली गई। जो राशन की दुकान पर वो काम करता था वहाँ का लाइसेंस शायद ख़त्म हो गया था। जब उसकी जॉब चली गई तो जॉब जाने के बाद फिर से वो घर पर बैठा रहा। फिर उसके बाद उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती थी और उसके बाद उसको उल्टा पुल्टा बोलती थी और उस पर ऊपर शक भी करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब मैं घर पे आया तो जहर खा के मर गई थी। फिर मैं करता तो क्या करता। मतलब जो मनोज है वो पुलिस को आए दिन कोई ना कोई कहानी, थोड़ा सच्चाई थोड़ा झूठ, ये सब चीज़ बता रहा होता है। लेकिन पुलिस को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि अगर उसने जहर खाया था, अगर उसका बॉडी होता, लाश होता, तो पुलिस मेडिकल से ज़रूर पता लगा लेती कि सच में उसने क्या जहर खाया था या इसने कुछ और किया था। अगर ये चाकू भी मारता तो चाकू से भी पता चल जाता, मतलब देखने के बाद अगर पोस्टमार्टम होता तो या डॉक्टर लोग भी बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बॉडी ही नहीं है, ना कभी बॉडी मिलेगी, क्योंकि इसने छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको उबाल के तवे पे भून के ला के इसने फेंक दिया। कुछ कुत्तों को भी इसने बोला कि उनको भी खिला दिया। तब यहाँ पे ये क्या करेगा। और ये मनोज बहुत चालाक था, इसको भी मालूम है कि अगर मेरे ऊपर ये चीज़ साबित ही नहीं होगा कि मैंने उसका मर्डर किया है, वो तो सुसाइड में आ जाएगा, तो मैं कैसे भी कैसे करके बच जाऊंगा। और कोर्ट में सबूत मांगते हैं। अब जो मुंबई पुलिस थी, जो थाने, उनके ऊपर एक बड़ा चैलेंज था कि वो लोग करें तो क्या करें, क्योंकि ऐसा कातिल उनके सामने भी है, लेकिन वो जो चीज़ बता रहा है वो चीज़ उन लोग को सुनना पड़ रहा है। और कोई भी कड़ी नहीं है जिसको वो लोग ढूंढ पाए या उसको वो लोग अच्छे से जेल में पहुंचाए। लेकिन मनोज यही कहता था कि मैं उसको कभी कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन वो जब जहर खा के मर गई तो बाद में मैं अपने बचने के लिए मैंने उसके साथ में, मतलब उसके लाश के टुकड़े किए। अब जो भी बात बताता है पुलिस उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। अब ये केस में ये पता ही नहीं है कि वाकई में क्या कत्ल हुआ था या खुदकुशी हुई थी, क्योंकि पुलिस को ये पता लगाना है। अगर ये पता लग गया तभी मनोज को सज़ा होगी। अगर ये पता नहीं लगेगा तो कोई भी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये मर्डर है या मतलब ऐसे कुछ है। अब ठाणे पुलिस के सामने एक अजीब सा केस है। कातिल उनके सामने है, लेकिन कातिल को लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और बहुत से ये केस उलझी भी है, लेकिन कैसे न कैसे इसको सुलझाना है। लेकिन ये केस भी एक पहेली है, क्योंकि जो आदमी है वो उसने कबूल कर लिया, लेकिन ये कबूल नहीं कर रहा है कि मैंने उसको मारा है। और बहुत ही अफसोसनाक ये घटना है, जहाँ पे कैसे एक आदमी इतना ऊपर जाके ये चीज़ सोच सकता है। क्या सच में अगर उसने जहर खा लिया था और जहर खाने के बाद वो मर गई थी, तो आदमी चाहता तो पुलिस को भी बुला सकता था, ये आदमी चाहता तो मतलब कुछ और बचने के लिए करता। लेकिन उसने यही भी गवाही दिया कि मैं 7वें मंजिल से कैसे उसको नीचे लेके आता या कहीं फेंकने लग जाता। उसके लिए मैंने सोचा कि उसके कई टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद वो बहुत से सामान लेकर आया और उसके बाद उसका टुकड़े किए। तो पुलिस को ये लग रहा है कि ये सोची समझी प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है। और पुलिस अब जांच में जुटी हुई है और लगभग 2023 का ये मामला है लास्ट का, लेकिन अभी तक क्या हुआ कुछ भी मालूम